तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक थ्रिलर सीरीज को। इस सीरीज का नाम है द रिक्रूट और आज के इस वीडियो में मैं सीजन 1 के शुरुआत के सिर्फ 4 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कहानी काफी इंटरेस्टिंग है तो अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो कहानी की शुरुआत एक बर्फीले जगह पर होती है और वहाँ हम कुछ स्नाइपर्स को देखते हैं जो कि अपने पोजीशंस पर जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई ऑपरेशन को हैंडल किया जा रहा था। दूसरी तरफ हम ओवेन हेंड्रिक्स नाम के लड़के को देखते हैं जो कि एक लॉयर है और वो CIA एजेंसी के लिए काम करता है। वो देखता है कि 3 SUV वहां पर आ रही है और वो एक औरत को रेडियो करके कहता है कि प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन वो औरत उसे कहती है कि तुम इस चैनल से दूर रहो। इसीलिए हम लॉयर को अपनी टीम में नहीं लेते। अब मदद न मिलने पर वो खुद को नहीं रोकता और वो उन पर नजर रखता है और आखिर में उन्हें रोकने का फैसला करता है। यहाँ से कहानी जाती है 2 हफ्ते पहले और हम उसी नौसिखिए लॉयर को देखते हैं, ओवेन हेंड्रिक्स, जिसे CIA एजेंसी में काम करे हुए सिर्फ 2 दिन ही हुए थे कि तभी उनके बॉस नाइलैंड उसे काम देता है। बोलता है कि तुम्हें सेनेटर स्मूथ के पास जाना होगा क्योंकि सेनेट इंटेलिजेंस कमिटी एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, वो भी जनता के सामने। नाइलैंड उसे बोलते हैं कि तुम्हें सिर्फ उसे रोकना ही नहीं है बल्कि तुम्हें कुछ करना है, नहीं तो अगर उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ा तो कल से तुम काम पे नहीं आ सकते। ओवेन सेनेटर स्मूथ से जाकर बात करता है लेकिन वो तो पहले से ही मना कर देते हैं, कहते हैं कि मैं डॉक्यूमेंट तो पढ़ के रहूंगा और CIA की नाकामी मैं दुनिया के सामने ला कर रहूंगा। मगर ओवेन को काम दिया गया था कि वो किसी भी तरह सेनेटर को इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने से उसे रोकना ही है। ओवेन उन्हें डराने लगता है और कहता है कि आपने अगर पब्लिक के सामने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जाहिर कर दी तो सेक्शन 798 का उल्लंघन हो जाएगा और ऐसा करने से न सिर्फ आप एक अपराधी बन जाएंगे बल्कि आपकी कुर्सी भी खतरे में आ जाएगी। अब ये सुनकर सेनेटर घबरा जाता है और ओवेन का काम हो जाता है। इसके बाद अगले दिन जब वो ऑफिस में आता है तो उसके कलीग्स लेस्टर और वायलेट ओवेन की तारीफ कर रहे होते हैं कि दूसरे ही दिन उसे सेनेटर के ऑफिस भेज दिया गया इतना बड़ा काम करने के लिए। फिर वो दोनों ओवेन को बड़ी बड़ी फाइलें देते हैं और ये उन लोगों की फाइल है जो CIA को ब्लैकमेल करना चाहती है और उन्हें एक्सपोज करने की धमकी दे रही है और अक्सर ऐसे खत आते ही रहते हैं और ओवेन का काम है इन्हें चेक करना और पता करना कि इनमें से धमकियां कौन सी असली है कौन सी नकली। अब इतना सारा फाइल देखकर वो तो पागल हो गया था। कुछ समय के बाद वो कॉफी पीने के लिए आता है और वो वहाँ एक और लॉयर को मिलता है जिसका नाम है चेबिन। वो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के साथ काम करता है और बोलता है कि मैं इतना स्ट्रेस में हूँ कि मैं 3 दिन से घर भी नहीं गया क्योंकि अगर मैं घर चला गया तो गधे लोगों का क्या भरोसा वो मिशन में क्या कर बैठेंगे। उन्हें अपने दिमाग लगाकर मुझे रोकना पड़ता है। वो ओवेन से कहता है कि समय रहते तुम यहाँ से निकल लो वरना मेरी तरफ फंस के रह जाओगे। इसके बाद वो सारे धमकी भरे खत पढ़ने लगता है और आखिर में उसे एक लेटर मिलता है एक औरत का जिसका नाम है मैक्स मेलार्डजे। वो फिनिक्स के एक जेल में है और वो धमकी देती है कि मुझे छुड़वाओ वरना मैं उन सारे एजेंट्स के सीक्रेट बाहर सबके सामने ले आऊंगी। ओवेन इस बारे में इंटरनेट पे सर्च करता है और मैक्स के बारे में एक आर्टिकल पढ़ता है। अब देखते हैं कि सारे वर्कर्स घर जाने के लिए निकल रहे थे और वो अटॉर्नी चेबिन से मिलने के लिए जाता है और ओवेन उसे मदद मांगता है मगर चेबिन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता और यहाँ किसी से मदद मांगना भी मत। कहता है कि मुझे सच में तुम्हारी मदद चाहिए, बदले में बोलो कि मुझे क्या करना पड़ेगा। चेबिन पूछता है तुम्हारे पास ड्रग्स है? ओवेन कहता है नहीं लेकिन जुगाड़ कर सकता हूँ। वो उसे PW बुचर नाम के बारे में पूछता है तो चेबिन बताता है कि PW असली में कंट्री कोड है जहाँ के कोई ऑपरेशन हुआ था और बुचर ये असली में कोड नेम है। बोलता है किसी को भी कोड नेम के बारे में पता नहीं चलता। तो ओवेन सोचता है कि ये लेटर एक लड़की का है तो शायद सच में वो लड़की अंदर की जानकारी जानती है। चेबिन उसे कहता है कि इन सब में नहीं पढ़ो, लेकिन फिर भी ओवेन कुछ टेक लोगों के पास जाता है और एक बंदे से पूछता है कि मुझे PW बुचर के बारे में जानना है। तो वो रिसर्च करके बताता है कि PW तो कंट्री कोड है बेलारूस का और बुचर एक ऑपरेशन का कोड नेम है जो कि बेलारूस में हुआ था 2009 में। ओवेन शेल्बी शॉ के बारे में पूछता है तो वो बंदा बताता है कि इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन शायद ये उस DO ऑफिसर का नाम है जो उस समय बेलारूस में ये मिशन ऑपरेट कर रहे थे। ओवेन उसे मैक्स मेलार्डजे के बारे में सर्च करने को बोलता है लेकिन उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। वो पूछता है कि आप ये सब के बारे में क्यों जानना चाहते हो? ओवेन बताता है क्योंकि मैक्स के तरफ से एक ब्लैकमेल लेटर मिला है। वो बंदा घबराने लगता है, कहता है कि एजेंसी के बाहर किसी को भी ऐसे कोड नेम के बारे में पता नहीं होना चाहिए और उसे लगता है हो सकता है मैक्स कोई सीक्रेट एसेट हो, इसीलिए ना उसकी कोई फाइल है ना जानकारी। उन्हें लगता है कि ये मैक्स तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगले दिन बेन इस बारे में अपने बॉस नाइलैंड को बताता है और कहता है कि इस मिशन के ऑपरेटर का असली नाम मतलब कि शेल्बी शॉ का असली नाम
नाम डॉन गिल्बेन है। नाइलैंड शॉक हो जाता है और उसे समझाता है कि किसी भी ऑफिसर का असली नाम और कोड नेम एक जगह नहीं लिखते। वो उस कागज को जला देता है। गिल्बेन की बात की जाए तो वो येमेन में एक एजेंसी के ब्लैक साइट में रह रही है। फिर वहां पर लेस्टर और वायलेट को बुलाया जाता है और नाइलैंड उनसे पूछता है कि तुम लोगों ने इन लेटर्स को पहले नहीं पढ़ा था। लेस्टर कहता है मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया। वो ओवेन से कहता है तुम जाकर अपना काम करो और बाकी का काम ये दोनों संभालेंगे। लेस्टर और वायलेट दोनों ओवेन से बहुत ज्यादा नाराज थे, लेकिन ओवेन उन्हें बताता है कि मैक्स एजेंसी की बहुत पुरानी एसेट है और वो येमेन जाने के बारे में सोच रहा था। लेकिन वायलेट उसे कहती है कि बॉस ने तुमसे कहा ना इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं। लेकिन वो कहता है कि अगर मुझे जवाब जानना है तो मुझे जाना पड़ेगा। वो अपने अपार्टमेंट में आता है जहां वो अपने दोस्त हैना और टेरेंस के साथ रहता है। वो दोनों गेम्स खेल रहे होते हैं। फिर ओवेन बचा हुआ पिज्जा खाता है और उन्हें बताता है कि वो कहीं जा रहा है तो उसे पैकिंग करनी है। और वो कहाँ जा रहा है ये पूछने पर ओवेन बताता है कि ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। और वो दोनों सोचते हैं कि आखिर ओवेन इतना भाव क्यों खा रहा है। हैना पूछने के लिए आती है कि सच बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है मैं सच नहीं बता सकता। हैना बोलती है कि तुम्हारी मॉम का कॉल आया था, तुमने उन्हें नहीं बताया कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। ओवेन कहता है कि मैंने अपनी मॉम से 6 महीने से बात नहीं की, तो उन्हें CIA के जॉब के बारे में भी नहीं पता। हैना कहती है पर तुम उन्हें हमेशा तो इग्नोर नहीं कर सकते। वो फिर अपने जॉब के बारे में बताती है कि वो एक लॉ फर्म में काम करती है और वो हमेशा कॉन्फ्रेंस रूम में ही बैठे रहती है। टेरेंस कहने लगता है कि ओवेन काफी कम सामान लेकर जा रहा है, मतलब कि वो फ्लाइट से जा रहा है। हैना पूछती है कि क्या जासूस फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं। ओवेन कहता है मैं जासूस नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक लॉयर हूँ। अब अगले दिन वो फ्लाइट पकड़ के येमेन पहुंचता है और एक वीरान रेगिस्तानी इलाके में पहुंचकर वो डॉन गिल्बेन से मिलने के बारे में सोचता है, लेकिन उसकी खातिरदारी काफी अच्छी होती है। उसे बेहोश करके बांध दिया जाता है और वो अपने बारे में बताता है कि वो CIA के लिए काम करता है। और डॉन गिल्बेन उसे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी भी ब्लैक साइट में ऐसे ही बिना बताए आ जाओगे और तुम्हें कुछ नहीं होगा, हमें तो तुम्हारे बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। ओवेन कहता है कि मैं नया हूं तो इस बारे में मुझे नहीं पता। डॉन कहती है कि तुम बेवकूफ हो या तुम बेवकूफ बनने का ड्रामा कर रहे हो। फिर वो उसका पासपोर्ट देखती है और कहती है कि तुम वाकई में नए हो। वो अपने लोगों से कहती है इसके कपड़े उतारो और ओवेन से कहती है कि तुम जरूर यहाँ पर हमारी इन्वेस्टिगेशन करने आए हो, तुम्हारे पास कोई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी नहीं है। यहाँ की पुलिस को पता चला तो पता है ना कि तुम्हारे साथ क्या होगा, इसलिए बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। वो लोग उसका एक नाखून निकाल लेते हैं और ओवेन दर्द में चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे एक ब्लैकमेल लेटर मिला था, उसमें उस मिशन के बारे में पता चला जिसे तुमने चलाया था। वो आगे बताता है कि मुझे इस काम में बस कुछ ही दिन हुए हैं, कॉलेज से मुझे और भी बड़े जॉब्स ऑफर हुए थे, लेकिन मुझे CIA के लिए काम करना था। मुझे लाइफ में कुछ अलग करना था, शायद इसीलिए क्योंकि मेरे डैड अफगानिस्तान में शहीद हो गए थे, इसलिए मुझे रिक्रूट होने का ऑफर आया तो मैंने सोचा कि मुझे यही करना है, अपने देश के लिए कुछ करना है। डॉन उसकी बात सुनती है, पूछती है कि तुम किस मिशन के बारे में बात कर रहे हो। तो वो कहता है PW बुचर, एसेट का नाम है मैक्स मिलार्डजे। ये नाम सुनकर वो अपने लोगों से बोलती है इसे खोलो और आगे बताती है कि वो मैक्स से कभी नहीं मिली, लेकिन उसकी जानकारी से मैंने एक मिशन कैरी आउट किया था। मैक्स की रशियन इंटेलिजेंस में काफी अच्छी जान पहचान थी। फिर वो ओवेन से माफी मांगती है उसके साथ ऐसी खातिरदारी करने के लिए और ओवेन को समझाती है कि CIA में काम कैसे होता है तुम्हें यह पहले समझना पड़ेगा, वरना ऐसे ही फंसते रहोगे। वो उसे पासपोर्ट देती है और कहती है ध्यान से जाना और पुलिस से बच के रहना। वो अमेरिका जाने वाले फ्लाइट में बैठता है और अगले दिन घर पहुंचता है और सीधा अपने कमरे में जाकर सो जाता है। टेरेंस उसे बात करने के लिए आता है, लेकिन ओवेन बहुत थक चुका था। हैना भी आती है और वो लोग बातें करते हैं और ओवेन उनसे कहता है कि तुम लोग जाओ और मुझे सोने दो। तभी उसके बॉस का फोन आता है क्योंकि आज वो काम के लिए लेट हो गया था। वो तुरंत CIA ऑफिस पहुंचता है और वायलेट उसे पूछती है तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा। ओवेन दोनों से कहता है कि अगली बार मुझे ऐसे फंसाने की कोशिश की तो सच में अच्छा नहीं होगा, मेरे करियर को खतरे में मत डालना। वो बॉस को जाकर बताता है कि डॉन गिल्बेन से पता चला मैक्स सच में एक एसेट थी, तो उसके धमकी भरे खत को हम मजाक में नहीं ले सकते। नाइलैंड उसे बोलते हैं कि मैंने तुम्हें वहां जाने के लिए तो बोला नहीं था, मगर वो इस बात से खुश हैं कि ओवेन इस बात को इतना सीरियसली लिया है और उसने कुछ किया। नाइलैंड उसे पूछता है तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। ओवेन झूठ कहता है कि कार के दरवाजे में फंस गया था। नाइलैंड मुस्कुराता है और कहता है कि तुम फिनिक्स जाकर मैक्स से मिलो। फिनिक्स पहुंचकर वो जेल में जाता है और मैक्स को एक आदमी को मारने के जुर्म में जेल में बंद करके रखा गया था।
वो मैक्स से मिलता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। बोलता है कि हमें आपका लेटर मिला। मैक्स कहती है काफी वक्त लग गया। वो पूछती है तुम्हारे हाथ को क्या हुआ, तो वो झूठ बोलता है कार के दरवाजे में फंस गया। लेकिन वो समझ जाती है, कहती है कि मैंने कईयों के नाखून उखाड़े हैं तो मुझे पता है ये कैसे होता है। मैक्स जानना चाहती है कि नाखून किसने उखाड़ा। बदले में वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो कि CIA से रिलेटेड है वो सब कुछ देने को तैयार है। और जिस तरह ओवेन बात कर रहा, अपनी बातों से छोटी छोटी जानकारी उसे रिवील कर रहा था, मैक्स उसे कहती है कि पता नहीं तुम इतने दिन इस काम में टिक कैसे गए और तुम यमन से लौट कैसे आए। वो वहां से जाने लगती है ये कहकर कि मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे यहाँ से निकाल सकते हो। ओवेन उससे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मांगता है तो वो कहती है कि डॉक्यूमेंट्स एक स्टोरेज लॉकर में है। नाइलैंड उसे समझाता है कि FBI ऑफिसर के साथ तुरंत तुम वो फाइल्स लेकर यहाँ आओ। वो तुरंत स्टोरेज लॉकर पहुंच जाता है और देखते हैं कि दो लोग उस पर नजर रखे हुए थे। उसे एक बैग मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है दोनों को सामने आते हुए, वो खुद को स्टोरेज में बंद कर लेता है। वो दोनों बैग लेने के लिए आए थे और ओवेन किसी तरह उन्हें धक्का देकर वहां से भाग निकलने की कोशिश करता है। वो लोग गोली चलाते हैं और उसकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। फिर वो एक बिल्डिंग के अंदर आ जाता है, लेकिन आखिर में वो पकड़ा जाता है और वो लोग बैग ले लेते हैं और उस बैग को खोलने पर उसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं बल्कि पैसे होते हैं और उसमें ट्रैप लगा हुआ था जिससे कि एसिड निकलता है, जिससे एक आदमी का चेहरा जल जाता है। ओवेन तुरंत बैग लेकर वहां से भागता है और एसिड के वजह से उसे काफी उल्टी भी होती है, लेकिन उसे भी बैग में कुछ नहीं मिलता। वापस मैक्स से मिलने के लिए वो जाता है और उसे पूछता है कि वो दो लोग कौन थे जिसने मुझ पर हमला किया। मैक्स उसे कहती है कि तुम उस बैग को डस्टबिन में डाल देना और मैं किसी से बोलकर उस बैग को दोबारा किसी और जगह पे रखवा दूंगी। उसमें मेरे पैसे हैं और तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि ये जानकारी मेरे पास है। और उसे अब ओवेन के बारे में सब कुछ पता है कि वो कौन से कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ, उसकी कितनी गर्लफ्रेंड्स थी वगैरह वगैरह। वो उसे कहती है कि तुम वापस ऑफिस जाओगे और मेरे खिलाफ जो मर्डर के आरोप हैं उसे हटवाओगे, और अगर मुझे एक भी खरोच आई तो सारा डॉक्यूमेंट्स मैं मीडिया को दे दूंगी और CIA का पोल खुल जाएगा और इल्जाम जाएगा तुम पर। ओवेन को लगता है कि मैक्स सिर्फ नाटक कर रही है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। वो वापस जाने वाला था कि तभी मैक्स बताती है कि उसके हैंडलर का नाम नॉट बॉब था। अब जैसा कि मैक्स ने कहा था, वो बैग को एक डस्टबिन में रख देता है और अपने सोशल मीडिया पे जितने भी फोटोज होते हैं उसे वो डिलीट करने लगता है, क्योंकि इन फोटोज के वजह से कोई भी उसके बारे में जान सकता है, जैसे कि मैक्स को पता चला। फिर अगले दिन वो चेबिन से मिलने के लिए जाता है जो कि ऑफिस में ही सो गया था और उसे टाइम का कोई आता पता नहीं। ओवेन उसे पूछता है नॉट बॉब कौन है, तो वो बोलता है कि वो तो एजेंसी का हीरो है, खतरनाक ऑपरेशंस पूरे किए और डिवीजन चीफ बन के रिटायर हो गया। ओवेन बोलता है कि मैक्स ने ही ये नाम बताया। चेबिन हैरान हो जाता है क्योंकि एसेट को ऑफिसर्स के असली नाम पता नहीं होते। चेबिन उसे निकल जाने को बोलता है, कहता है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का चीफ ऑफ स्टाफ है। नाइलैंड से मिलने के बाद वो केबिन में आता है और उसे अपने डेस्क पर सबीना लेटर मिलता है और वो तुरंत मैक्स को कॉल करता है और कहता है कि अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम्हारा ऑफर मैं मान लूंगा। मैक्स पूछती है सवाल है क्या। ओवेन पूछता है क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। मैक्स कहती है अगर इसमें दोनों का फायदा हो तो जरूर, वरना नहीं। अब कहानी जाती है 5 साल पहले और हम बेलारूस में मैक्स को देखते हैं जो कि डबल एजेंट का काम कर रही थी। ओपेरा हाउस में वो एक रशियन जनरल से मिलती है और वो उसे बोलती है कि आपका ट्रीट जल्दी आने वाला है, बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। मैक्स के पास एक आदमी भागते हुए आता है और वो उसे पूछती है इतना लेट क्यों हो गए, तो वो उसे बताता है कि जो काउंसिल मीटिंग अंदर होने वाली है वो तुम्हारे बारे में ही होने वाली है। वो उसे तुरंत अंदर भेजती है। तभी उसे एक दूसरा आदमी जेंडर का कॉल आता है जो कि उसका केस ऑफिसर है, जो उसे बताता है कि तुम्हारे सिर पर इनाम रखा गया है, रशियंस तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं। मतलब कि रशियंस को पता चल गया है कि मैक्स यहाँ उन पर जासूसी करने आई है। वो देखती है कि 2 लोग उसके सामने आ गए थे, इसलिए वो वहां से भागने लगती है। वो वॉशरूम में जाती है और उन दोनों पर हमला करके उनसे लड़ने लगती है। उन दोनों को हराने के बाद वो वहां पर पड़े एक चीज को उठाती है और अमेरिकन एजेंट से कहती है कि मेरी मदद करो। तो वो एजेंट मैक्स को बताता है कि एयरपोर्ट पे एक एग्जिट पैकेज तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम USA में कुछ दिन छुप सकती हो। लेकिन वो कहती है कि मैं वहां नहीं आने वाली। तो एजेंट फोन काटने वाला था और मैक्स मान जाती है, कहती है कि मुझे अकेला मत छोड़ना। मैक्स फिनिक्स में रहने लगती है और 1 महीने हो चुके हैं, लेकिन CIA की तरफ से उसे कोई मदद नहीं मिली। वो ऑफिस कॉल करती है और मदद करने को बोलती है, धमकाती है मेरे पास CIA के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन फिर भी उसे कोई मदद नहीं मिलती। यहाँ प्रेजेंट में जब ओवेन अगले दिन सोकर उठता है तो हैना देखती है कि ओवेन को सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी की तरफ से सबीना भेजा गया था। वो उसे पूछती है कि तुम ऐसा कौन सा काम कर रहे हो, काम का सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है और तुम सेनेट को परेशान कर रहे हो। टेरेंस लेटर को देखता है और ओवेन सोचता है कि क्या वो अपने ही लोगों पर भरोसा कर सकता है, मतलब CIA के लोगों पर। हैना उसे समझाती है कि तुम जो भी कर रहे हो ये बहुत रिस्की है
टेरेंस भी उसे समझाता है फिलहाल तुम्हें खुद को सेफ रखना भी जरूरी है। फिर वो हैना से कुछ ड्रग्स लेकर चेबिन को देने के लिए जब CIA ऑफिस जा रहा था तभी उसे मैक्स का कॉल आता है जो उसे पूछती है कि मेरा पैसा कहाँ है, मैंने कहा था ना उस बैग को डस्टबिन में डाल देना। ओवेन कहता है मैंने वही तो किया। मैक्स कहती है झूठ बोल रहे हो। ओवेन जानना चाहता है कि आखिर मैक्स कौन से ऑपरेशन में शामिल थी। वो उसे पूछता है क्या मैं तुमसे मिलने के लिए आ सकता हूँ। मैक्स कहती है नहीं, अगली बार तुम आओगे तो मुझे यहाँ से निकलवाओगे, नहीं तो तुम्हें अपने डॉक्यूमेंट्स की सारी जानकारी न्यूज चैनल से मिलेगी। ऑफिस में वो रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट जाता है और जो चीज पब्लिक में अवेलेबल नहीं है, मतलब जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो यहाँ CIA के रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट में मिल सकता है। वो आदमी उसे पहले फॉर्म भरने को बोलता है और अपने सुपरवाइजर से साइन करवाने को बोलता है। उसके बाद ही वो कुछ ओवेन के लिए ढूंढ सकता है, लेकिन इसके बावजूद वो वैसे ही उसकी मदद करता है और मैक्स के बारे में जानकारी सर्च करता है, लेकिन कंप्यूटर कुछ ज्यादा ही स्लो था। इसके बाद वो जैसे ही अपने केबिन में आता है वहाँ वायलेट और लेस्टर होते हैं और दोनों जानते हैं कि ओवेन ये ब्लैकमेल वाली जो लड़की है उसके केस में फंसते जा रहा है। वो दोनों ओवेन की मदद करना चाहते हैं मगर वो कहता है फिलहाल सब कुछ ठीक है। ओवेन उनसे मदद नहीं लेना चाहता क्योंकि उसे पता है कि ये दोनों उसे बार बार बुली ही करेंगे। फिर वो दोनों ओवेन को यहाँ डेटिंग करने के तरीके को बताते हैं, बोलते हैं कि उसके लिए यहाँ काफी लंबा चौड़ा पेपर वर्क करना पड़ता है, लेकिन वो दोनों ओवेन की मदद कर सकते हैं और सिंगल लड़कियों से मिलवाने में भी उसकी मदद कर सकते हैं। जाते जाते बोलते हैं कि स्टाफ मीटिंग होने वाली है। मीटिंग में देखते हैं कि सभी लोग अपने अपने काम के बारे में अपडेट देते हैं, लेकिन चेबिन तो सो रहा था क्योंकि वो घर भी नहीं जाता। नाइलैंड उसे डांटता है, कहता है कि तुम्हारे मेडिकल रिपोर्ट में क्या है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ काम पर ध्यान दो। फिर वो ओवेन से पूछता है उसके अपडेट के बारे में कि उस लड़की से क्या पता चला, लेकिन ओवेन जिसका ये पहला मीटिंग है वो कुछ ज्यादा ही बोलने लगता है, मतलब कि अपने मिशन के बारे में काफी डिटेल में बातें करने लगता है, जिससे कि सभी लोग वहां से उठकर चले जाते हैं। नाइलैंड बोलता है कि इस मीटिंग में कोई भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता, इसलिए जितना जरूरी हो उतना ही बोलो। नाइलैंड वायलेट से पूछता है कि तुम इसे कुछ सिखाती नहीं हो क्या। फिर वो अपने केबिन में आता है तो रिकॉर्ड डिपार्टमेंट से पता चलता है कि मैक्स का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। इधर जेल में देखते हैं पागल औरत मैक्स पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्स भी उसे धो डालती है और आखिर में दोनों को अलग कर लिया जाता है। चेबिन कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा था और ओवेन उसे मिलने के लिए आता है और उसे ड्रग्स ऑफर करता है, लेकिन चेबिन को अब ड्रग्स नहीं चाहिए। ओवेन उसे पूछता है कि मुझे आर्काइव में उस लड़की का कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं मिल रहा, वो तो एक सीक्रेट एसेट थी। तो चेबिन कहता है हो सकता है किसी ने उसका रिकॉर्ड मिटा दिया होगा, तुम्हें इस बारे में भूल जाना चाहिए वरना तुम्हारी जान भी खतरे में आ सकती है। ओवेन हार मानने को तैयार नहीं था तो चेबिन उसे बता देता है कि तुम्हें हॉल फाइल की जरूरत होगी। ओवेन पूछता है ये फाइल कहाँ से मिलेगा, तो चेबिन उसे बोलता है कि ये कोई फिजिकल फाइल नहीं होता, ये बस बातें होती हैं। मैक्स के हमले के बारे में उसे पता चलता है तो वो तुरंत अपने बॉस को बताता है और वो जानना चाहता है कि क्या ये हमला CIA ने करवाया है। नाइलैंड गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं ये सब करवाना नहीं चाहता क्योंकि सेनेटर स्मूट हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा हुआ है ताकि वो मुझे कोई भी स्कैंडल में फंसाकर मुझे इस पोजीशन से निकाल दे, और अगर उस लड़की के वजह से मुझे ये नौकरी छोड़नी पड़ी तो अच्छा नहीं होगा, तुम जल्द से जल्द इसे कंट्रोल में लाओ। इसीलिए वो फिर से मैक्स से मिलने जाता है और डॉक्टर बताती है कि किस्मत अच्छी थी कि इसे ज्यादा चोट नहीं लगी। वो डॉक्टर से कहता है कि वो मैक्स से अकेले बात करना चाहता है और वो डॉक्टर को कुछ पैसे देता है तो वो उन्हें 5 मिनट का समय देती है। ओवेन मैक्स को बताता है कि वो हमला CIA वालों ने नहीं करवाया था। मैक्स कहती है मुझे पता है, वो टाल्को ने करवाया था क्योंकि मैंने उसका चेहरा जो जला दिया एसिड से, और वो मुझे मारने की कोशिश करता रहेगा। ओवेन पूछता है जब तुम एजेंसी के लिए काम कर रही थी तब तुमने ये खत क्यों नहीं लिखा। मैक्स कहती है मुझे अभी घर जाना है। वो कहती है जरूरत पड़े तो मैं एजेंसी को बर्बाद भी कर सकती हूँ, मैं यहाँ अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहती, ये मेरा फ्यूचर नहीं है। ओवेन कहता है कि तुम्हें टाल्को के साथ समझौता करना पड़ेगा, तो मैक्स कहती है कि तुम्हें इसका इंतजाम खुद करना पड़ेगा, पर तुमने कहा था कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे, तुम्हें कोई मदद चाहिए तो बोलो। तो वो बताता है कि सेनेटर के तरफ से उसे सबीना मिला है। मैक्स बताती है कि तुम्हें तो वो लेटर इसलिए मिला है ताकि सेनेटर तुमसे अपने बॉस के बारे में काले करतूत उगलवा सके। फिर वो रात के समय मोटल आता है और वायलेट को फोन करता है जो भी अभी ऑफिस में थी। ओवेन बोलता है कि मुझे अपना ब्लैकमेल वाला केस फेडरल सिस्टम में मूव करवाना है, वो कैसे होगा। वायलेट इस बारे में लेस्टर से बात करती है और कहती है कि यही एक मौका है ओवेन का भरोसा जीतने का। फिर वो ओवेन से कहती है कि एमेलिया नाम की एक अटॉर्नी है, वो तुम्हारी मदद कर सकती है, कल मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकती हूँ। ओवेन मान जाता है
उसे मोटल के बाहर पूल के सामने एक लड़की बैठी हुई दिखती है और दोनों नगेट्स खाने लगते हैं। उस लड़की का नाम है केली। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और केली बताती है कि वो 2-4 दिनों से यहीं है अपनी फैमिली के वजह से। ओवेन बताने लगता है कि वो तो कॉलेज के समय से अपने परिवार से नहीं मिला। केली उसे पूछती है कि तुम ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हो। ओवेन कहता है कि उसे आजकल ऐसा लगता है किसी अजनबी को ये बात बताना सेफ है। ये सब जानकर तुम मुझे जज भी नहीं करोगी तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, तुम भी ट्राई करके देखो। तो केली भी धीरे धीरे खुलने लगती है और कहती है मेरे डैड को मार दिया गया था, मैं उनके साथ बहुत खुश रहती थी। इसके बाद वो कमरे में आता है तो टाल्को और उसके लोग उस पर हमला कर देते हैं और उसे बांध के रखते हैं। उसे पूछते हैं कि पैसे वाला बैग कहाँ है। ओवेन बोलता है मेरा हाथ खोलो तो बताता हूँ। टाल्को पूछता है तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। ओवेन कहता है किसी ने मेरे नाखून उखाड़ लिया। तो टाल्को कहता है नाखून उखाड़ना तो बच्चों का खेल है। अब वो सीधा उसके शरीर में ड्रिल करने का सोच रहा था। डर के मारे वो बता देता है कि पैसे जेल के पार्किंग एरिया में है और वो उसे कह देता है कि वो मैक्स के लिए काम नहीं करता। ओवेन टाल्को को पार्किंग एरिया में ले जाता है और वहां उसे पैसे निकाल कर दे देता है। टाल्को पैसे लेकर चला जाता है और वो मैक्स को मैसेज भेजता है डील हो गया। मैक्स इसके बाद उस लड़की से मिलने जाती है जिसने उस पर हमला किया था और उसे शांत करती है। कहती है कि मैं तुझे मारूंगी नहीं, मैंने तेरे बारे में पता लगाया, पता चला तेरी एक बेटी भी है, मगर फिक्र मत कर, उसे मैं कुछ नहीं करूंगी, मेरी भी बेटी हुआ करती थी इसलिए जानती हूँ ये एहसास क्या होता है। मैक्स उसे धमकाती है उसके लिए काम करने के लिए और डबल एजेंट बनकर टाल्को की सारी अंदर की खबर उसे बताने के लिए, जिसके लिए वो औरत मान जाती है। अगले दिन ओवेन अपने घर पहुंचता है और हैना घर पर ही थी। कहती है कि आज काम पर उसे जाने का मन नहीं कर रहा। ओवेन तुरंत ऑफिस के लिए निकलने वाला था और वो ब्रेकफास्ट कर रहा था और हैना उससे बात करती है और कहती है कि हम दोनों के बीच तो कुछ है नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र होती है, तुम खुद को खतरे में डाल रहे हो, तुम डरे हुए भी लगते हो। वो उसे पूछती है तुम लॉयर क्यों बनना चाहते थे, सच बताना, हमेशा अपनी मॉम को गलत साबित करना अपने गलत फैसलों के पीछे का मकसद नहीं हो सकता। ओवेन कहता है फिर मैं क्या करूं, ये जॉब छोड़ दूं। हैना उसे समझाती है कि तुम्हें बड़ी बड़ी कंपनीज आराम से तुम्हें जॉब दे सकती थी। ओवेन कहता है बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम अपने कॉर्पोरेट जॉब में खुश हो। हैना कहती है कम से कम मुझे सपीना तो नहीं मिलता जिसमें कि खुद का नाम ही गलत लिखा होता है। अब ये सुनकर वो फिर से रिकॉर्ड डिपार्टमेंट चला जाता है और वो उसी आदमी से कहता है कि उसने मैक्स मेलार्डे के 100 गलत स्पेलिंग तैयार करके रखे हैं, उसे एक बार सिस्टम में सर्च करके देखने, अगर कुछ मिल जाए। इसके बाद वो अटॉर्नी एमेलिया से मिलता है और वो उसे एडवाइस मांगने के लिए आया था, लेकिन उससे पहले एमेलिया कहती है कि हमें पहले रूल्स डिस्कस करने होंगे क्योंकि मुझे सिर्फ रोमांस चाहिए। ओवेन अपना काम निकलवाना चाहता था मगर वो कहता है कि जब दो लोग प्यार करते हैं तो उनके बीच में एक स्पार्क होना चाहिए। एमेलिया कहती है कि इतना भी रोमांस मुझे नहीं चाहिए। ओवेन इसके लिए मान जाता है। फिर वो लोग काम की बात करते हैं और वो बताता है कि वो चाहता है कि मैक्स वाला केस फेडरल बन जाए ताकि वो मैक्स के ऊपर से सारे चार्जेस हटा सके। एमेलिया कहती है कि इस बारे में मैं अनाया से बात करूंगी जो कि प्रोसिक्यूटर है, वो तुम्हारी मदद कर सकती है। फिर वो ओवेन से पूछती है कि तुम किस तो अच्छा कर लेते हो ना, मतलब मेरा मुंह तो नहीं खा जाओगे। तो वो कहता है नहीं, मुझे भी ऐसे किस पसंद नहीं। फिर वो अपने केबिन में आता है और उसे आर्काइव वाला आदमी मिलता है और वो उसके लिए रिपोर्ट लेकर आया था और उसे इस बार थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन मिले हैं मैक्स मेलार्डे के गलत स्पेलिंग के वजह से और पता चला कि केस ऑफिसर का नाम भी लिखा हुआ था और वो तुरंत अपने बॉस से कहता है कि मुझे वियना जाना होगा। नाइलैंड कहता है नहीं जा सकते, कॉल कर लो। ओवेन कहता है मगर आप ही तो चाहते थे कि कोई हमारी बातों को ना सुने। नाइलैंड पूछता है तो मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो क्या, लेकिन ओवेन जो अब यहाँ के तौर तरीकों को अच्छे से समझ चुका है कहता है कि नहीं, मैं तो बस अपना काम ही तो कर रहा हूँ। नाइलैंड मान जाता है लेकिन वो उसे समझा देता है कि वहां जाकर कोई गड़बड़ी मत करना, बस काम करना। इसके बाद वो अपना ब्लैक पासपोर्ट ढूंढ रहा था। वायलेट कहती है उसके पास तो नहीं है, लेकिन तभी ओवेन को पासपोर्ट मिल जाता है और ये पासपोर्ट वायलेट और लेस्टर उसे छुपा के रखे थे। वो ओवेन से पूछती है कि तुम्हें चाहिए क्या, तो वो दोनों से कहता है कि मुझे वियना जाना है और मुझे चाहिए एक कवर आइडेंटिटी और उसके लिए तुम मेरी मदद करोगे। वियना ओवेन पहुंच जाता है एक डिप्लोमेट बनकर और उसका नाम होता है लैंस और एक आदमी उसे एक पर्ची देता है और उसे 9 बजे एक कैफे में मिलने को बोलता है, लेकिन उसे नहीं पता था कोई उसे फॉलो कर रहा था। ओवेन कैफे में बैठा हुआ था कि तभी उसके सामने एक आदमी आता है, कहता है आपके लिए कॉल है। वही पीछा करने वाला आदमी ओवेन को बताता है कि तुम्हारे बारे में अब हर कोई जानता है
और अब सभी तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। किसी ने तुम्हें सिखाया नहीं कि थोड़ा पीछे भी ध्यान रखना चाहिए। देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जेंडर था, मैक्स का केस ऑफिसर, जो कि अब एम्बेसी में काम करता है। दोनों बात करने के लिए मिलते हैं और वो जेंडर को बताता है कि आप थोड़े मुश्किल में फंस गए हैं। जेंडर को 2014 में बेलारूस में तैनात किया गया था टेम्पोररी ड्यूटी में। ओवेन जेंडर से मैक्स का हॉल फाइल मांगता है, फिर वो दोनों मैक्स के बारे में बात करते हैं और वो उसे कई सवाल पूछता है, लेकिन जेंडर कुछ भी बताने से मना करता है और इधर उधर बातें घुमाते रहता है और आखिर में बताता है कि मैक्स का खुद का नेटवर्क था। ओवेन कहता है कि इसके बावजूद उसका कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट ही नहीं है, ना ही उसकी फाइल्स है, सब कुछ जैसे गायब हो गया। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा एसेट जिसका कोई हार्ड फाइल है ही नहीं, उसे बाकी एसेट को हैंडल करने का काम दिया गया। इसका मतलब यही हुआ कि मैक्स को CIA के ज्यादातर जासूस जो कि बेलारूस और रशिया में तैनात हैं, उनके बारे में सब कुछ पता है। फिर वो जेंडर से पूछता है कि वो बेलारूस से क्यों भागना चाहती थी। जेंडर कहता है शायद वो अपने किसी को नाराज कर दी होगी और वो उसे मारना चाहता होगा और बोलता है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। ओवेन उसे पूछता है कि आपके पास मैक्स के बारे में जो भी जानकारी है मुझे ट्रांसफर कर दीजिए। जेंडर इसके लिए मान जाता है और उसे जाने को बोलता है। अगले दिन वो मैक्स को कॉल करता है, बताता है कि वो अभी वियना में है। मैक्स उससे पूछती है कि तुम किससे मिलने के लिए गए थे। ओवेन नाम नहीं बताता और वो एयरपोर्ट जाने के लिए गाड़ी में बैठता है। ओवेन को लगता है कि वो आदमी जो भी था वो पक्का कुछ न कुछ छुपा रहा था। मैक्स कहती है कि उस आदमी का नाम तो बता दो, लेकिन तभी ओवेन की नजर पड़ती है गाड़ी पे लगे फोटो पर, जो कि असली ड्राइवर की थी, लेकिन गाड़ी तो एक लड़की चला रही थी। ये जानकर मैक्स उसे कहती है वो लड़की असली में एसासिन है, वो तुम्हें मारने के लिए आई है, तुम्हें उसे मारना पड़ेगा। ओवेन घबराने लगता है, लेकिन मैक्स उसे समझाती है एक पेन लो और उसके सिर पे घुसा दो, लेकिन तभी वो लड़की हमला कर देती है और ओवेन उसे लड़ने लगता है और सीट बेल्ट से उसका गला घोटने लगता है और उस लड़की का सिर स्टीयरिंग पर पटक कर उसे बेहोश कर देता है। वो बीच रास्ते में गाड़ी से बाहर निकलता है और ओपेरा हाउस के बाहर जिस जगह को मैक्स अच्छे से पहचानती है उस जगह के बारे में उसे बताता है। मैक्स उसे गाइड करती है। एसासिन को होश आता है और ये देखकर मैक्स ओवेन से कहती है तुम्हें एक गाड़ी चुराना होगा वरना वो तुम्हें मार डालेगी। वो गाड़ी चुराता है और वहां से भागता है। उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है, लेकिन तभी एक और एसासिन उसके पीछे आता है। अब वो दोनों तरफ से फंस चुका था। वो एक ब्रिज पर था और मैक्स उसे कहती है तुम्हें पानी में कूदना पड़ेगा और ओवेन पानी में कूद जाता है। वो जल्दी जल्दी नदी से बाहर निकलता है, तभी वहां पर 4 एजेंट्स आ जाते हैं और ओवेन उन लोगों को पहचानता है। कहता है कि मैं तुम लोगों को जानता हूं और उनमें से एक एजेंट अपना कोट उसे देता है, लेकिन दूसरी एजेंट बोलती है कि उसमें तुम्हारा ट्रैकर लगा हुआ है, उसे मत दो। वो लोग ओवेन से पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या था, तो वो झूठ कहता है किसी ने मेरे पर्स छीनने की कोशिश की और मैं जान बचाने के लिए पानी में कूद गया। एजेंट पूछता है कि वो लोग दिखने में कैसे थे, तो ओवेन फिर से झूठ बोलने लगता है कि हमलावर काफी हैंडसम थे और वो उन लोगों से कहता है कि मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं बस एक लॉयर हूँ, मैं इंटेलिजेंस में काम नहीं करता। असल में ओवेन उन लोगों पर भरोसा नहीं कर रहा था, लेकिन एक एजेंट उसे बोल देती है कि तुम अगर वापस होटल जाने का सोच रहे हो तो ये बहुत बुरा आइडिया है, क्योंकि वो लोग तुम्हें वहां ढूंढकर मार डालेंगे। वो लोग चले जाते हैं। ओवेन अपने लिए नया कपड़ा खरीदता है और काउंटर पर बैठी हुई औरत से रिक्वेस्ट करता है क्या वो उसके कमरे में जाकर अपना कपड़ा चेंज कर सकता है। औरत परमिशन दे देती है। कमरे में आकर वो मैक्स को कॉल करता है और मैक्स उसे कहती है फिलहाल मैं ही हूँ जो तुम्हें मरने से बचा सकती हूँ। लेकिन ओवेन काफी गुस्सा था। कहता है कि मैं अपनी एजेंसी पर भरोसा नहीं कर सकता, इसीलिए तुम मेरा फायदा उठा रही हो। बताओ मुझ पर हमला किसने किया। मैक्स कहती है वो लोग तुम्हें मारना चाहते थे, क्योंकि तुम अगर मुझे निकाल दोगे तो मैं उनका सीक्रेट दुनिया को बता दूंगी। ओवेन समझाता है कि मैं तुम्हें फेडरल फैसिलिटी में डाल सकता हूँ, लेकिन वो कहती है कि मैं जेल से रिहा होना चाहती हूँ, दूसरे जेल में नहीं जाना चाहती। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। और वो फोन कट कर देती है। उसके बाद वो तुरंत USA पहुंचकर अपने बॉस से मिलता है और ऑफिस पहुंचता है और नाइलैंड उसका हालचाल पूछते हैं कि उसका कपड़ों का क्या हुआ, उसने कुछ खाया पिया कि नहीं। वो उसे खाने के लिए कुछ देते हैं और पूछते हैं कि वियना में क्या हुआ, तुम्हें कुछ पता चला हमारे एसेट के बारे में। ओवेन उन्हें बताता है कि एसेट जो धमकी दे रही है वो बिल्कुल सच है। वो हमारे कई जासूसों के बारे में जानती है और वो उन्हें एक्सपोज कर देगी। जितने भी बेलारूस और रशिया में एजेंट्स हमारे काम कर रहे हैं। वो बाहर आता है तो वो लगभग लेस्टर के गाड़ी के सामने ही आ गया था। लेस्टर उसे समझाता है कि जहाँ गए थे कम से कम वहाँ के कपड़े पहनकर प्रचार तो मत करो। ओवेन अंदर आकर बैठता है। कहता है कि मैं किस पर भरोसा करूँ समझ ही नहीं आता। लेस्टर बोलता है एजेंसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ओवेन कहता है तुम पर और वायलेट पर भी भरोसा नहीं कर सकते। लेस्टर कहता है कि तुम अगर ये काम पसंद नहीं करते हो तो छोड़ सकते हो। वो अपने घर पहुंचता है तो सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था। देखने से लगता है कोई घुस आया था। वो चेयर उठा लेता है और वो टेरेंस को देखता है और हैना बताती है कि कल घर में पार्टी हुई थी
इसलिए ये हाल हो गया। वो लोग ओवेन से पूछते हैं वियना का ट्रिप कैसा रहा, तो ओवेन सवाल को अवॉइड करता है और सोचता है कि आज उसे सपीना के बारे में कुछ न कुछ करना पड़ेगा। टेरेंस बताता है कि मैं सेनेटर स्मूट के स्टाफ सारा को जानता हूँ, चाहो तो वो तुम्हारी मदद कर सकती है। वो अपना कोट सीने के लिए हैना से सुई धागा लाने को बोलता है और टेरेंस को बोलता है आज रात सारा को घर बुलाने के लिए। इधर ऑफिस में लेस्टर और वॉयलेट को देखते हैं जो दोनों ओवेन के बारे में बात कर रहे थे कि आखिर उसके साथ वियना में क्या हुआ होगा, और उन्हें कहीं से खबर मिली है कि ओवेन वहां पर जेंडर से मिला था। मैक्स अमेरिकन एम्बेसी कॉल करती है और झूठ बोलती है कि वो ओवेन के लिए काम करती है और वो जिससे वियना में मिलने के लिए गया था उस इंसान का नाम पता करना चाहती है, मगर ये जानने के लिए मैक्स को परमिशन नहीं दी जाती। इधर कोर्ट में ओवेन उसी लड़की केली से मिलता है जिससे वो होटल में मिला था। वो यहाँ इमरजेंसी हियरिंग के लिए आई हुई है क्योंकि उसके पापा का मर्डर हो गया था और उसके पापा का मर्डर किया था मैक्स ने। फिर वो हियरिंग के लिए चली जाती है। कुछ समय के बाद कोर्ट रूम में ओवेन आकर पीछे बैठ जाता है। मैक्स पर कोई ट्रायल नहीं होता क्योंकि उसे फेडरल कोर्ट में शिफ्ट किया जा रहा था, जिससे कि केली बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो मैक्स पर हमला करने के लिए दौड़ती है। ये देखकर ओवेन तुरंत वहां से चला जाता है। ओवेन मैक्स से मिलता है और उसे कहता है कि उस लड़की को अकेला छोड़ दो। मैक्स उससे $500 मांगती है, मगर वो कहता है मेरे पास सिर्फ 300 है। मैक्स कहती है इतना ही काफी है। इन पैसों से वो अपने लिए बर्नर फोन वगैरह खरीदने वाली थी। एमिलिया वायलेट से बात करते वक्त बताती है कि उसके और ओवेन के बीच अभी भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो वायलेट को थैंक यू कहती है उसके लिए हुकअप का इंतजाम करने के लिए। वायलेट ओवेन पर भरोसा नहीं कर पाती, कहती है कि वो बहुत मासूम दिखता है, लेकिन लगता है अंदर से वो कुछ और ही है। एमिलिया बोलती है कि मुझ पर तुम्हारा एहसान है, अगर वो मुझे कुछ भी बताएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। तभी उसे ओवेन का कॉल आता है और वो उसे पूछती है कि हम लोग डेट पर कब जाएंगे। ओवेन कहता है आज रात ही। फिर वो केली से मिलने के लिए जाता है और केली कहती है कि उसके पापा किसी भी ड्रग्स माफिया के साथ शामिल नहीं थे, वो तो ट्रक चलाते थे, घर के बिल भी नहीं भर पाते थे और एक दिन उस लड़की ने मेरे पापा का सिर फोड़ दिया एक ट्रक स्टॉप पर। मैक्स को फेडरल जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है और वो अपने साथी कैदी से पूछती है कि मुझे बर्नर फोन चाहिए, इसके लिए किससे बात करनी होगी? तुम चाहिए तो मेरा खाना 1 महीने के लिए रख सकती हो। तो वो औरत कहती है कोरा से बात करना। 3 साल पहले देखते हैं कि मैक्स कोरा को अपने सेफ हाउस लाती है और उसे यहाँ रहने का नियम बताती है। कहती है हम लोग यहाँ ड्रिंक नहीं करेंगे और तुम यहाँ जेल में जैसी रहती हो वैसी ही रहोगी। 2 हफ्ते के बाद यहाँ से चली जाओगी। अब यहाँ जेल में मैक्स कोरा से जाकर बात करती है, कहती है मुझे एक बर्नर फोन चाहिए। कोरा हैरान होती है, कहती है इतना कुछ हो गया फिर भी तुम अपना मुंह दिखा रही हो मुझे। फिर दोनों मोल भाव करने लगते हैं और कोरा पैसे लेने के लिए मान जाती है और कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन हम दोनों दोस्त नहीं हैं। मैक्स कहती है कभी थे भी नहीं। शाम के समय ओवेन और एमिलिया डेट पर जाने वाले थे, लेकिन वो देखती है कि ओवेन अपना ऑफिस का ही सूट पहनकर आ गया था, इसलिए वो उसे अपने घर के अंदर बुलाती है और एक उसे बढ़िया सा कोट देती है। कहती है बाथरूम में जाकर चेंज कर लो, लेकिन वो एक और कमरे में चला जाता है जो कि एक न्यूज रूम लग रहा था। एमिलिया CIA वाला जॉब छोड़कर बाद में न्यूज एंकर बनना चाहती थी। 3 साल पहले मैक्स और कोरा एक दूसरे के साथ रह रहे थे और कोरा मैक्स को थोड़ा खुलकर रहने को बोलती है और उसे अपना बनाया हुआ खाना भी खिलाती है। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और सोचते हैं कि वो दोनों कहाँ ऐसे फंस गए। मैक्स कहती है वो तो अपने देश भी नहीं जा सकती, ना ही अपने देश से मदद ले सकती है। कोरा यहाँ 1 और हफ्ता रहना चाहती थी, मगर मैक्स मना करती है, कहती है इससे हम दोनों पकड़े जाएंगे, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। प्रेजेंट में डेट पर ओवेन फिर से अपना वर्क रिलेटेड बातें उसे करने लगता है और वो उसे पूछता है कि मैं फेडरल से मर्डर केस बंद कैसे करवाऊं। एमिलिया कहती है कि उसके लिए तुम्हें जस्टिस डिपार्टमेंट में ऊंची जान पहचान बनानी होगी, फिर भी काम इतना आसान नहीं होने वाला। ओवेन सोचता है तो वो जनरल अटॉर्नी से बात कैसे करे। एमिलिया कहती है तुम ईमेल भेज सकते हो। कि तभी वहां पर हैना भी आ जाती है जो अपने डेट जेफ के साथ आई हुई थी। वो जेफ को उनसे मिलवाती है जो व्हाइट हाउस में काम करता है। एमिलिया समझ जाती है कि ओवेन और हैना के बीच पहले से ही कुछ तो था। ओवेन बताता है कि हम दोनों 6 महीने एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन अब कुछ नहीं है और एक दूसरे के रूममेट हैं। डिनर के बाद दोनों बाहर आते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं और एमिलिया चली जाती है। फिर वहाँ हैना आती है। ओवेन उसे पूछता है कि मैं टेरेंस से मिलने जा रहा हूँ, क्या तुम चलोगी? वो मना करती है, कहती है मुझे जल्दी उठना है और जेफ मुझे घर छोड़ देगा। ओवेन बार में टेरेंस से जाकर मिलता है और उसे जेफ के बारे में बात करता है, लेकिन टेरेंस कहता है कि यहाँ हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। फिर वहाँ पर सारा आती है जो कि प्रोसिक्यूटर है और ओवेन उसे सपीना के बारे में बात करने वाला था, लेकिन वो कहती है कि मैं यहाँ मजे करने के लिए आई हूँ, ना कि वर्क रिलेटेड बातें। ओवेन उसे पूछता है कि मैं बस अपने सपीना को रोकना चाहता हूँ, तो वो कहती है कि सेनेटर स्मूट को जाकर अपने बॉस की जानकारी दो और अगर जानकारी नहीं है तो पता करो।
तभी उसे उसके बॉस नाइलैंड का कॉल आता है और वो चाहते हैं कि ओवेन बेरूट जाए। फ्लैशबैक में मैक्स अपने घर आती है तो देखती है कोरा के चेहरे में जख्म के निशान होते हैं और वहाँ पर एक आदमी था जो कहता है आखिर कोरा को कोई कैसे पसंद कर सकता है। मैक्स कोरा से कहती है मैंने मना किया था ना, यहाँ किसी को मत लाना। कोरा माफी मांगती है। मैक्स उन दोनों से कहती है 1 घंटे में मैं बंदूक लेकर यहाँ पहुंच जाऊंगी, उससे पहले निकल लो। 1 घंटे के बाद जब मैक्स वापस आती है तो वो आदमी तो नहीं था, लेकिन कोरा बहुत जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। प्रेजेंट में ओवेन मैक्स को कॉल करता है और उसे बताता है कि एजेंसी मुझे बेरूट भेजना चाहती है। मैक्स कहती है कि मैं वहाँ कभी किसी काम से तो नहीं गई, लेकिन तुम्हें पता है ना कि तुम्हें वहाँ मारना काफी आसान होगा। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो मुझे उस आदमी का नाम बताओ जिससे तुम वियना में मिलने गए थे, तो मैं बेरूट में तुम्हें बचा सकती हूँ। ओवेन कहता है कि मैं तुम्हें ऑफिसर का नाम बताकर नेशनल सिक्योरिटी रूल नहीं तोड़ना चाहता। मैक्स कहती है कि एजेंसी के लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं और तुम्हें रूल की पड़ी है। मैं उन ऑफिसर्स के बारे में सारी जानकारी जानती हूँ। ओवेन ऑफिसर का नाम तो नहीं बताता, लेकिन बोल देता है कि वो एशियन अमेरिकन है, जिससे कि मैक्स समझ जाती है कि वो जेंडर है। ओवेन पूछता है कि ये बताओ कि मैं लेबनान बेरूट में अपनी जान कैसे बचाऊं। मैक्स कहती है कि लेबनान में लोग काफी अच्छे हैं, बस वहाँ के अमेरिकन से थोड़ा बच के रहना। फिर वो जब अपने बॉस से बात करने के लिए आता है तो लेस्टर भी वहीं पर था। नाइलैंड आगे बताता है कि लेस्टर का एक दोस्त है डेव, जो कि ऑपरेशन संभालता है और उसकी एक्स वाइफ CIA को एक्सपोज करने की धमकी दे रही है। बदले में हमें डेव के बच्चों को चाइल्ड सपोर्ट देना होगा, नहीं तो उसकी एक्स वाइफ CNN के पास चली जाएगी। वो ओवेन से कहता है कि तुम लेस्टर के साथ लेबनान जाओ और तुम अपना ये वाला मैटर दोनों सॉल्व करो, तुम दोनों को साथ काम करना होगा। लेस्टर ओवेन के साथ काम नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। वो लोग तुरंत फ्लाइट में बैठ जाते हैं और लेस्टर कुछ ड्रिंक्स अपने पास रख लेता है और वो ओवेन से कहता है कि तुमने पूछा था ना कि तुम्हें कोई मरवाना चाहता है, डेव ही है उसका नाम। ये मारना मरवाने का काम लोग उसी से करवाते हैं। ओवेन उससे जेंडर के बारे में पूछता है जो कि केस ऑफिसर है, तो लेस्टर बोलता है कि मैंने उसके साथ काम तो नहीं किया, बस उससे मिला हूँ, काफी शातिर है और उसकी फिलहाल नजर मॉस्को स्टेशन पर है, जो कि इंटेलिजेंस असाइनमेंट के लिए बहुत बड़ी जगह है। आखिर में वो दोनों बेरूट पहुंच जाते हैं और लेस्टर बताता है कि वो यहाँ 2 साल काम कर चुका है। वो यहाँ का बहुत तारीफ करने लगता है कि यहाँ का खाना, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। हालांकि उन दोनों की नज़र ड्राइवर पर भी होती है। दोनों एक होटल में चेक इन करते हैं और उन्हें कमरे में डेव मिलता है, जिससे वो लोग हैरान हो गए थे कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। वो ओवेन से बात करता है और उसे नया बच्चा कहकर पुकारता है। खैर, लेस्टर एक्स हाउसवाइफ के बारे में बात करता है जो कि सीक्रेट रिलीज करने के बारे में सोच रही है। डेव कहता है कि मुझे दुख है कि तुम्हें ये सिचुएशन संभालने के लिए भेजा गया। मुझसे जो भी गलती हुई है उसे तुम रिकॉर्ड में डाल दो। मुझे सच में काफी दुख है कि मैं ये काम नहीं कर पाया। ओवेन उसे कहता है कि तुम्हें बस इस फॉर्म पर साइन करना है कि तुम अपनी एक्स वाइफ को चाइल्ड सपोर्ट के लिए पैसा दोगे और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। डेव मान जाता है, कहता है कल सुबह तक फॉर्म पे साइन करके भिजवा दूंगा। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और दोनों वकील को अकेला छोड़ देते हैं। शाम के समय दोनों ड्रिंक पर जाते हैं और लेस्टर अपने बारे में बताता है कि वो कैसे जर्मनी में वायलट से मिला था और दोनों लॉ की पढ़ाई करने के लिए एक साथ चले गए थे। उसी की बदौलत उन लोगों ने CIA में एंटर किया। वो ओवेन को लकी कहता है कि 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और उसे सेनेटर वाला केस संभालने को मिल गया। ओवेन कहता है कि मैं बस काम में अच्छा हूँ। जब दोनों वापस कमरे में आते हैं तो वहां पर बिजली चली जाती है। लेस्टर कहता है ज्यादा टेंशन ना लेने, जनरेटर ऑन हो जाएगा, लेकिन तभी दरवाजे को कोई खोलने की कोशिश कर रहा था, जिससे दोनों घबरा गए थे। ओवेन चेक करने के लिए जाता है और दरवाजा खोलता है, तभी बिजली वापस आ जाती है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वहां पर डेव फॉर्म छोड़ के गया था, लेकिन उसने साइन नहीं किया। अगले ही दिन दोनों डेव के बेस तक पहुंच जाते हैं फॉर्म पर साइन करवाने के लिए, लेकिन ओवेन उसे कहता है कि अगर तुम साइन नहीं करोगे तो हम वापस नहीं जाएंगे। डेव और उसके लोग बंदूक उठा लेते हैं, लेकिन ओवेन डरता नहीं और उसे कहता है कि अगर तुम साइन नहीं करोगे तो तुम्हारी जिंदगी खत्म। CIA तुम्हें फील्ड से निकाल देगी और जितने भी इलीगल काम तुमने किए हैं उसके वजह से तुम पर केस होगा, और अगर तुम बच भी जाते हो तो तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, मतलब तुम्हें कहीं भी काम नहीं मिलेगा। लेस्टर उसे समझाता है कि अपने बच्चों के बारे में सोचो, और ना चाहते हुए भी डेव फॉर्म पर साइन कर देता है। वापस से हम मैक्स के फ्लैशबैक को देखते हैं। वो उस आदमी का पीछा करने लगती है जिसने कोरा को बहुत मारा था। वो उसके पीछे जाती है और उस पर एक रॉड से हमला करती है। मैक्स उसे पीटती है और उसे भी मार कर वहां से जाने वाली थी कि मैक्स को वहां पर पैसों से भरा हुआ बैग मिलता है, जिसे लेकर वो वहां से चली जाती है और देखते हैं कि जिसने कोरा को बेरहमी से मारा था वो आदमी केली के फादर थे। प्रेजेंट में मैक्स अमेरिकन एम्बेसी में काम करने का बहाना देकर एक पेस्ट्री शॉप में फोन करती है जहां के जेंडर अक्सर जाया करता था, और उसकी इंफॉर्मेशन वो औरत से मांगने लगती है।
अब आखिर में ओवेन और लेस्टर ऑफिस वापस आते हैं और ओवेन एमिलिया से उस रात के लिए माफी मांगता है। कहता है कि मैं उस रात ज्यादा वक्त नहीं बिता पाया और मुझे एक और मौका चाहिए। एमिलिया मान जाती है। नाइलैंड वहां आता है और गुस्से में पूछता है कि यूएस का अटॉर्नी जनरल तुम्हारे ऑफिस में क्या कर रहा है। ओवेन भागते हुए अंदर जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि एक ईमेल के बाद आप यहाँ आ जाएंगे। वो आगे बताता है कि एरिजोना के जेल में एक औरत बंद है जो कि पुरानी एसेट है और नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा। मैं चाहता हूँ कि उसके केस को बंद कर दिया जाए ताकि वो CIA के सीक्रेट्स बाहर न लीक करे। अटॉर्नी जनरल काफी गुस्सा थे और ओवेन कहता है कि आपको जितना चिल्लाना है चिल्ला लीजिए, लेकिन सच ये है कि अगर वो जेल से बाहर नहीं आती है तो वो CIA का सारा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाहर पब्लिक कर देगी। इसलिए ज्यादा नुकसान ना हो तो आपको केस बंद करना पड़ेगा। पेस्ट्री शॉप में जेंडर को एक तोहफा मिलता है और ये ऑब्वियसली मैक्स की तरफ से है, जिससे कि वो थोड़ा परेशान हो जाता है। अब डॉन गिलबेन जिसे हमने पहले देखा था वो भी यूएस पहुंच जाती है। वो सिर्फ ऑफिस में काम करते रहती है, जबकि जिन लोगों में काबिलियत है भी नहीं उन्हें मिडिल ईस्ट जाकर वहां मिशन कैरी आउट करने का मौका मिलता है। वो यहाँ काम कर रही थी कुछ अलग करने के लिए, खुद को चैलेंज करने के लिए, लेकिन कुछ हो भी नहीं रहा। ओवेन सोचता है कि वायलेट कुछ ज्यादा ही जल रही है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है जो ओवेन को एक फाइल थमाकर कहता है कि ऑफिस ऑफ टेक्निकल सर्विस की तरफ से एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है। हम लोगों ने एक AI इंटेलिजेंस गैदरिंग डिवाइस बनाया, पर आगे क्या हुआ ये तुम फाइल में पढ़ लेना। ओवेन फाइल में जो पढ़ता है उससे हैरान हो जाता है। वो अपने बॉस से मिलने के लिए जाता है और वहाँ उसे डॉन गिलबेन मिलती है और उसका चेहरा देखकर उसे भयानक खातिरदारी याद आ जाती है। खैर, ओवेन बताता है कि अटॉर्नी जनरल से उसकी बात हुई और वो मैक्स वाले केस को बंद करवा देंगे, लेकिन उन दोनों का मानना है कि ये अच्छा स्टेप नहीं है क्योंकि इससे सबको पता चल जाएगा कि इस केस को बंद करवाने के लिए CIA ने दखल दिया था और मैक्स को जब छोड़ा जाएगा तो उसमें CIA का नाम नहीं आना चाहिए। डॉन चाहती है कि मैक्स को वापस रशिया भेज दिया जाए और वहीं वो काम करे जो पहले करती थी। ओवेन सोचता है कि जो एक्सपोज करने की धमकी दे रही है उसके साथ दोबारा काम क्यों करना चाहिए। डॉन बताती है क्योंकि मैक्स रशियन जनरल के बहुत करीब है और अगर हम उसे वहां काम पे रखते हैं तो रशियन इंटेलिजेंस से हमारा डायरेक्ट एक्सेस होगा और इस बार वो सारी जानकारी हेंड्रिक्स मतलब के ओवेन के साथ शेयर करेगी। डॉन यहाँ अपने लिए एक ऑफिस मांगती है और नाइलैंड मान जाता है और वो ओवेन से कहती है कि तुम्हारे साथ काम करके मजा आएगा। उसके जाने के बाद ओवेन अपने बॉस को बताता है कि आज किसी ने मुझे अचानक ये डॉक्यूमेंट्स दिया, लेकिन नाइलैंड उसे डांटता है, कहता है कि तुम्हें इन सब में ध्यान नहीं देना चाहिए, फिलहाल तुम ब्लैकमेल वाले केस पर फोकस करो। मगर ओवेन कहता है कि इस वाले केस को वायलेट को दे देना चाहिए, वो स्मार्ट है, वो चैलेंज चाहती है। नाइलैंड मान जाता है और कहता है ठीक है तो ये डॉक्यूमेंट यहीं रख दो, मैं वायलेट से बात कर लूंगा। डॉन ओवेन के केबिन में आ जाती है, लेकिन तभी एमिलिया वहां आ जाती है और डॉन को बोलती है कि मैं ओवेन के साथ काम कर रही हूँ। डॉन उसे पूछती है क्या यहाँ कोई खाली ऑफिस है। एमिलिया कहती है आपको पता है ना कि आप किसी भी ऑफिस में ऐसे ही नहीं घुस सकती। वो उसे बाहर जाने को बोलती है और दरवाजे को लॉक कर देती है। ओवेन जनरल अटॉर्नी से मिलता है और उन्हें कह देता है कि हमें अब आपकी जरूरत नहीं, हम लोगों ने डिसीजन बदल लिया है। जनरल अटॉर्नी बोलते हैं कि बच्चे तुमने मेरा वक्त बर्बाद किया और ये मैं बिल्कुल याद रखूंगा और अगली बार गलती से भी जस्टिस डिपार्टमेंट से मदद की उम्मीद मत रखना। डॉन को खाली ऑफिस नहीं मिलता, इसलिए वो अपने लिए ऑफिस खाली करवा लेती है। ओवेन के वजह से वायलेट को AI वाला केस मिला, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थी और ओवेन से कहती है कि किसी भी ऑफिसर को AI वाला केस नहीं चाहिए। तुम्हें पता है ना कि ये कोई हॉरर फिल्म से कम नहीं होता, तुम मुझे ये केस देकर बर्बाद करना चाहते हो, बहुत बड़ी गलती की है तुमने। लेकिन ओवेन तो सच में उसकी मदद करना चाहता था। एमिलिया ये सब देखकर पूछती है कि हुआ क्या, तो ओवेन बताता है कि बस वायलेट से दोस्ती करनी चाहिए तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। वो वापस अपने केबिन के पास आता है तो सपीना को लेकर वो परेशान था और वो दरवाजे से टकरा जाता है और एमिलिया कहती है कि मैंने दरवाजा लॉक कर दिया था क्योंकि डॉन तुम्हारे केबिन में घुस आई थी। वो चेक करने लगता है कहीं डॉन कुछ इधर उधर छुई तो नहीं। फिर दोनों अपने बारे में बात करते हैं, डेट पर जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले एमिलिया ओवेन को किस करती है और चली जाती है। इसके बाद वो फिर से मैक्स से मिलने के लिए जाता है और उसे बताता है कि तुम्हें वापस बेलारूस भेजा जाएगा एसेट के तौर पर। इस बार सब कुछ ऑफिशियल होगा, ऑपरेशंस वालों ने ये डिसाइड किया है। मैक्स बता देती है कि वो जेंडर से बात करने की कोशिश की, असल में उसने एक मैसेज भेजा। ओवेन गुस्सा हो जाता है, कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम बात बिगाड़ने में लगी हुई हो, तुमने उसे धमकी तो नहीं दिया। मैक्स कहती है शायद जेंडर डर गया होगा। खैर, उसे लगता है कि अगर वो अमेरिका से बाहर गई तो उसे मार दिया जाएगा। ओवेन उसे कहता है कि हमें पता चला है कि तुम एक रशियन जनरल से काफी करीब हो और तुम CIA की मदद आ सकती हो। अगर CIA तुम्हें मारना चाहती है तो तुम CIA को यकीन दिलाना होगा कि जिंदा रहकर तुम CIA की ज्यादा काम आ सकती हो। इधर साउथ कैरोलिना में वायलेट पहुंच जाती है AI वाला केस को इन्वेस्टिगेट करने और एक साइंटिस्ट
वायलेट को एक रोबोट से मिलाता है जिसका नाम है टिम टेक्नोलॉजिकल इंट्रोगेशन मशीन, और इसी रोबोट ने एक एम्प्लॉय का हाथ उखाड़ दिया। वायलेट पूछती है ये सब हुआ कैसे। साइंटिस्ट बताता है कि इस रोबोट को CIA की तरह पूछताछ करने के लिए प्रोग्राम किया गया था, लेकिन उसके बीच में वो अपने लिए भी फैसले ले सकता है। वायलेट पूछती है तो क्या हाथ उखाड़ना उसका फैसला था। साइंटिस्ट बोलता है कि रोबोट को ऐसा लगता है कि हम सब भी रोबोट हैं। अब वायलेट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या, और वो साइंटिस्ट से कहती है कि आपको कुछ नहीं करना है, रोबोट को इसी तरह बंद करके रखिए। इधर जेल में मैक्स कोरा से बात करती है और उसे मदद मांगती है क्योंकि उसे ओवेन से पता चला कि उसने जिसको मारा उस केस में कोई विटनेस है जिसे वो खत्म करवाना चाहती है ताकि वो जेल से निकल सके। कोरा उसे वार्निंग देती है कि ये करना गलत हो सकता है, मगर मैक्स को तो किसी तरह यहाँ से निकलना था। ओवेन केली से मिलने के लिए आता है और उसे टेक्स्ट करता है, तभी उसे किसी का फोन आता है और कहता है कि आपका तोता तैयार है। ओवेन हैरान हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, पूछता है कौन सा तोता। तो ओवेन से कहा जाता है लगता है आप नए हैं, तुरंत ऑफिस कॉल करिए। वो लेस्टर को कॉल करता है, बताता है कि तुम्हारे लिए एक फ्लैश केबल आया है। वो तुरंत फिनिक्स के ऑफिस पहुंचकर अपने लिए फ्लैश केबल लेता है, लेकिन उसमें वायलेट की तरफ से बेकार सा मैसेज आया हुआ था जिससे कि उसका आधा घंटा बर्बाद हो गया। वो बाहर जाने वाला था, लेकिन वो फिर अंदर आता है और उन लोगों से कहता है कि मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए, मुझे एक फेडरल मर्डर केस का विटनेस का नाम चाहिए। प्रोसिक्यूटर अनाया बेल इस बारे में नहीं जान सकती, इसीलिए तुम लोगों की मदद चाहिए क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। तुम लोग CIA के ऑफिस में काम नहीं करते, लेकिन तुम वहाँ के ऑफिसर से कम थोड़ी हो, तुम भी तो देश के लिए काम कर रहे हो, तो प्लीज मेरी मदद करो। औरत कहती है फिनिक्स पुलिस डिपार्टमेंट में कोई है जिससे मैं बात कर सकती हूँ। ओवेन उसे थैंक यू कहता है। वो वापस अपने अपार्टमेंट पहुंचता है और वो फ्रिज पर लगे एक गाला का इनविटेशन देखता है जहाँ के सेनेटर स्मूट स्पीच देने वाले थे। हैना जाने वाली थी और वो अकेले जा रही थी क्योंकि जेफ आजकल बहुत बिजी है व्हाइट हाउस में। ओवेन कहता है कि वो भी उस पार्टी में जाना चाहता है क्योंकि उसे सेनेटर से बात करनी है। हैना थोड़ी हिचकिचाती है क्योंकि उसके पेरेंट्स भी वहाँ आने वाले थे और हैना के पेरेंट्स ओवेन को पसंद नहीं करते, मगर आखिर में हैना मान जाती है। अगले शाम वो दोनों पहुंच जाते हैं पार्टी में और वहाँ हैना अपने मम्मी पापा से मिलती है और वो लोग ओवेन को देखकर हैरान थे। हैना बताती है कि ओवेन CIA लॉयर है। खैर इसके बाद वो लोग ड्रिंक करने के लिए जाते हैं और वहाँ उन्हें सामने सेनेटर नजर आते हैं। वायलेट अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और वो लेस्टर को बताने लगती है कि वो AI वाला केस को हैंडल करने गई थी, लेकिन वहाँ उसने क्या देखा वो भी बताती है। उन लोगों ने एक रोबोट बनाने का सोचा, लेकिन साइंटिस्ट ने एक टर्मिनेटर बना दिया है। अगर ये इंसिडेंट एक बड़ा स्कैंडल बन गया तो बलि का बकरा वायलेट को बनाया जाएगा। लेस्टर पूछता है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। इधर पार्टी में ओवेन और हैना सारे VIP लोगों से हंस हंस के बातें करते हैं सेनेटर का ध्यान खींचने के लिए, और ये तरीका काम कर जाता है। सेनेटर दोनों से बात करने के लिए आते हैं, मगर वो दोनों दूसरे VIP से बात करने के लिए चले जाते हैं। ये देखकर सेनेटर किसी को कॉल लगाता है और पूछता है कि आखिर ये ओवेन है कौन, ये कोई ऐरा गैरा इंसान तो नहीं लगता, पता लगाओ। वायलेट OTS के कुछ ज़रूरी पैरामीटर्स पढ़ती है और उसे पता चलता है कि जब तक टेस्ट खत्म नहीं होता तब तक इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं फाइल किया जा सकता। मतलब हुआ ये कि जब तक रोबोट को ऑन करके ऑफ नहीं किया जाता ये टेस्ट खत्म नहीं हुआ। वो साइंटिस्ट को कॉल करती है और पूछती है कि ये रोबोट को ऑफ कब किया जाएगा ताकि टेस्ट खत्म हो सके। साइंटिस्ट बोलता है कि रोबोट की बैटरी कभी खत्म ही नहीं होगी, ये नई टेक्नोलॉजी है। वो राहत की सांस लेती है और कहती है कि रोबोट को हमेशा के लिए किसी जगह बंद करके रख दो, मेरे रिटायरमेंट तक। जेल में कोरा मैक्स को पता करके बताती है कि तुम्हारे विटनेस का नाम है डैनी वुडरो। वो एक गंदे से ट्रेलर में अकेले रहता है। इधर पार्टी में ओवेन और हैना काफी मस्ती कर रहे थे, तभी ओवेन मैसेज पढ़ता है कि सेनेटर ने सुनवाई को 2 महीने टाल दिया है, लेकिन उसे और अच्छा लगता है कि अगर इस हियरिंग को कैंसिल कर दिया जाता। पार्टी खत्म होने के बाद जैसे ही वो बाहर आता है तो उसे डॉन मिलती है, बोलती है कि उसे बात करनी है। गाड़ी रोककर उसे पूछती है कि तुम लॉयर के पोस्ट पे क्यों गए, तुम तो ऑपरेशंस पे जा सकते थे, तुम्हारे डैड आर्मी में थे। डॉन पूछती है कि विटनेस के बारे में कुछ पता चला। ओवेन कहता है कि अभी भी ढूंढ रहा हूँ। फिर वो ओवेन से कहती है मेरी गाड़ी से निकल जाओ, और वो वहाँ से चल देती है। ओवेन एमिलिया के घर जाता है, दोनों वहाँ पर इंटीमेट होने लगते हैं। रात के समय उसे कॉल आता है, पता चलता है कि विटनेस का नाम है डैनी जो 32 साल का है और ट्रेलर में अकेला रहता है। कल उसकी गवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी है और ओवेन के पास ज्यादा समय नहीं है। वो तुरंत इस बारे में एमिलिया से बात करने जाता है जो कि अपने न्यूज रूम में होती है। उससे बात करने पर पता चलता है कि अगर उस विटनेस की जान बचानी है तो उसे CIA प्रोटेक्शन में रखना पड़ेगा और इसके लिए जनरल काउंसिल से क्लीन चिट की जरूरत होगी, मगर ये दिखाया जाए कि वो एक पुराना एसेट है तो उसे CIA की तरफ से प्रोटेक्शन दे दिया जाएगा।
अगले दिन ओवेन पहुंच जाता है डैनी से मिलने और उसे कहता है कि मैं आपका टेस्टिमनी रिकॉर्ड करने के लिए आया हूं। उसके बाद आपको तुरंत प्रोटेक्शन कस्टडी में भेज दिया जाएगा। ओवेन अपना नाम जेफ बताता है और उसके बाद वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है। डैनी बताने लगता है कि कैसे उसने देख लिया था मैक्स को उस आदमी को मारते हुए। वो कहता है कि उस औरत ने उस आदमी का सिर फोड़ दिया था, बार बार उसे मारती ही रही कि इतने में वहां पर उन पर गोली बरसने लगती है। मतलब के साफ है मैक्स ने अपना एसासिन भेजा है विटनेस को मारने के लिए। दोनों अपनी जान बचाने के लिए छुप जाते हैं और एसासिन अंदर आ जाता है। वो उसे लड़ने की कोशिश करते हैं और आखिर में ओवेन उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। वो देखता है डैनी भी बेहोश हो गया था और हमलावर को होश आ जाता है और ओवेन खुद को बाथरूम में बंद करके मैक्स को कॉल करता है और उसे कहता है कि ये सब बंद करने के लिए। मैक्स कहती है कि उसे नहीं पता था ओवेन वही है और उसे कहती है कि अब तुम्हें खुद लड़ना पड़ेगा। उसकी आंख में क्लीनर डालो और पीछे चाकू घुसा दो। वो वैसा ही करता है। वो उसके आंख में क्लीनर डाल देता है और हमलावर को चकमा देकर दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं। ऐसा सीन पीछे से गोली चलाते रहता है लेकिन दोनों भाग निकलते हैं। फिर वो खुशखबरी अपने बॉस को बताता है कि आज मैक्स आजाद हो जाएगी। वो केली को रोते हुए देखता है क्योंकि वो दुखी थी कि उसके पापा के खूनी को सजा नहीं मिला। ओवेन गुस्से में मैक्स से मिलता है और उसे डांटता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें मत करना, लेकिन फिर भी तुमने एक ऐसा सीन को भेजा। मैक्स कहती है क्योंकि मुझे पहले भरोसा नहीं था जब तुमने बोला था कि तुम मुझे छुड़ा लोगे, लेकिन तुमने मुझे छुड़ा लिया। मुझसे गलती हो गई और तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? इस वजह से हम दोनों का ही तो फायदा हुआ। ओवेन कहता है कि तुम्हारी मदद करने से मैंने एक लड़की का दिल दुखाया है। ओवेन वहां से चला जाता है ये कहकर कि वो दोबारा मैक्स से नहीं मिलेगा। वो वापस हैना को कॉल करता है और उसे फोन पर बातें करने लगता है क्योंकि वो बस हैना की आवाज सुनना चाहता था। मैक्स बाहर जाने के लिए तैयार होती है। डॉन जेंडर को कॉल करती है और दोनों इस बात से चिंता में थे कि मैक्स बाहर आ रही है। जेंडर पूछता है कि क्या हम लोग जो कर रहे हैं वो सही है। डॉन कहती है इससे हम दोनों का ही फायदा होगा। पहले मैक्स हमें इंफॉर्मेशन देगी, दूसरा हम मैक्स को दफना देंगे। और इसी के साथ द रिक्रूट सीजन 1 के पहले 4 एपिसोड्स यहीं पर एंड हो जाते हैं। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।